नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटीसेप्टिक एंड द डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा, तो हमने ये देखा था कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जनरली ये माइक्रोब्स, पर्टिकुलरली जो फंगस है, फंगस से ही हमें ऑब्टेंट होते हैं, या उन्हें हम लोग लैब में सेमी सिंथेटिकली बनाते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि उन्हें हम लोग सिंथेटिकली भी आजकल बनाने लगे हैं। बट ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, सर्टेनली ये एंटीबायोटिक्स लगभग सभी माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ये समझना है कि इन एंटीबायोटिक को हमें क्या करना होता है, जनरली हमें ओरली या इन्हें हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू हमें लेना होता है। मीन टू से कि यदि हम लोग चाहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ये शो करे या किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट यदि ये काम करे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन्हें हम लोग ओरली लेना होता है। अल्टीमेटली चाहे हम लोग इन्हें ओरल रूट से ले, चाहे इंजेक्शंस के थ्रू यदि हम ले, तो अल्टीमेटली ये कहां पहुंचते हैं, ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं ये एंटीबायोटिक। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचकर ये वहां पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो माइक्रोब्स है उनको ये किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं या उनके अगेंस्ट काम करते हैं, और इस तरीके से हमें क्या करते हैं, हमारी बीमारी या जो डिजीज है उसको क्योर करते हैं। लेकिन यहां पर यदि हम एंटीसेप्टिक्स की बात करें, तो यहां पर एंटीबायोटिक जो है हम यहां पर कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक कैन बी टेकन इंटरनली, है ना। इट कैन बी यूज फॉर द इंटरनल यूज। हम इसे कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं दैट कैन बी यूज या दैट आर मींट फॉर द इंटरनल यूज। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग एंटीसेप्टिक की बात करें, तो सर्टेनली एंटीसेप्टिक ये भी माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये भी माइक्रोब के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन इन्हें हम लोग जो है इंटरनल या इंटरनली हम लोग नहीं ले सकते हैं। यानी हम एंटीबायोटिक को तो ओरली या इंजेक्शन के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, यानी इंटरनली ले सकते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक को हम लोग इंटरनली नहीं ले सकते। और जनरली आपने देखा ही होगा कि जब भी कभी हमें यदि चोट लग जाए, यदि वो ओपन वुंड है यानी जिसमें हमारी स्किन रप्चर हो गई है, या मान लीजिए कट गया, छिल गया, या आप गिर गए, तो वहां पे जो ओपन वुंड है सबसे पहले उन्हें हमें क्लीन करना होता है। और क्लीन करने के बाद में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेटॉल, जो कि मोस्ट कॉमनली, जो कि घरों में सबसे कॉमनली अवेलेबल जो एंटीसेप्टिक है दैट इज व्हाट, डेटॉल। तो डेटॉल क्या है, डेटॉल इज व्हाट, डेटॉल इज अ ब्रांड नेम। और यदि हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, तो जो डेटॉल जो होता है, डेटॉल इज अ ब्रांड नेम, और इसमें जो होता है वो होता है क्लोरोजाइलेनॉल, ठीक है, और टर्पिनॉल, है ना। इस तरीके से जो डेटॉल जो है, डेटॉल में क्लोरोजाइनेलॉल और साथ में टर्पिनॉल होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, और ये दोनों ही बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक है। मीन दीज आर वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, बट दीज कैन नॉट बी टेकन इंटरनली, है ना। तो इस तरीके से जो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक में यदि कोई आपसे डिफरेंस पूछता है, तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक बोथ आर द एंटी माइक्रोबियल, बट antibiotic can be taken orally, but the antiseptic cannot be taken orally or cannot be taken internally, है ना। तो इस तरीके से हम एंटीसेप्टिक को इंटरनली यूज नहीं करते हैं। अब बात यह है कि हम इसे इंटरनली यूज क्यों नहीं कर सकते। तो यहां पर जनरली हम लोग देखें तो जो एंटीसेप्टिक है वो ओपन वुंड के लिए होता है। जब क्या हो, जब जो वुंड हो वो लिमिटेड जगह पर हो। हम जानते हैं कि यदि मान लीजिए कट गया या छिल गया, तो वहां पर जो है रिपेयरमेंट जो है ना, जो हमारी बॉडी जो मेंटेन करती है या मेंटेनेंस करती है, जो रिपेयरमेंट करती है, वो बहुत ही फास्ट करती है। लेकिन यदि वहां की जो टिश्यू है, वहां की जो सेल्स है, यदि वहां पर माइक्रोब्स यदि अटैक कर दे, तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वहां पर माइक्रोब्स उन
सेल्स को क्या करते हैं, उन सेल्स को नुकसान पहुंचाना चालू करेंगे, उन सेल्स के आसपास जो फूड है उसे कंज्यूम करना चालू करेंगे, अपनी पॉपुलेशन या अपने नंबर्स को ग्रो करना चालू करेंगे, और इससे क्या होगा, हमारी जो सेल्स है वो डैमेज होना चालू हो जाएगी और उनका जो रिपेयरमेंट है वो स्लो हो जाएगा, है ना, उनका जो मेंटेनेंस है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या उस वुंड की जो रिकवरी है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रोब का अटैक हो गया है। अब यदि हमें उस लिमिटेड जगह से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना है, हटाना है, या उनके नंबर्स को लिमिट करना है, देन वी हैव टू अप्लाई व्हाट, एंटीसेप्टिक। तो यदि हम लोग डेटॉल या सेवलॉन को यदि हम लोग यूज करें, तो डेटॉल में जो या सेवलॉन में जो केमिकल्स है यानी जो एंटीसेप्टिक है, ये क्या करेंगे, ये केमिकल्स उन माइक्रोब्स, हाँ ये क्या करते हैं, ये केमिकल उन माइक्रोब के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हम जानते हैं कि सेल है, सेल इज मेड अप ऑफ द केमिकल जिसे हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं। तो माइक्रोब्स की जो सेल होती है वो एक पर्टिकुलर बायोकेमिकल से मिलकर बनी होती है, उनमें पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। तो ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल क्या करेंगे, ये केमिकल केवल उन माइक्रोब के जो सेल है उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा और उसके जो नंबर है वो लिमिट होना चालू हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो एंटीसेप्टिक होते हैं, ये माइक्रोब जो है यानी जो गेस्ट सेल है, पैरासाइट है, या जो माइक्रोब्स है, उनको तो डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं, जो होस्ट सेल है यानी जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होगी उन्हें हम लोग होस्ट सेल कहते हैं, ये एंटीसेप्टिक होस्ट सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, क्या कि एंटीसेप्टिक can destroy the microbial cell or the microorganism, but it does not cause any harm to host cell। तो इस तरीके से जो है एंटीसेप्टिक जो है वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स के पॉपुलेशन को, माइक्रोब्स के नंबर को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं, और जो रिकवरी है वो रिकवरी को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। ऑल्दो सेल की रिकवरी या जो वुंड की जो रिकवरी है उसमें इनका कोई पर्टिकुलर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन जो रिकवरी को स्लो डाउन करने वाले जो माइक्रोब्स है उन्हें ये जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो रिकवरी अपने आप हमें फास्ट लगती है और जो वुंड है वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, जल्दी हील हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो है एंटीसेप्टिक का यूज होता है। तो घरों में जो मोस्ट कॉमनली जो एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज अ डेटॉल, सेवलॉन। लेकिन इसके अलावा, डेटॉल और सेवलॉन के अलावा अक्सर आप लोगों ने एक और सुना होगा जिसका नाम है टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, है ना। तो यहां पर एक चीज मैं बता दूं, जनरली जब हम लोग छोटे थे तो नो डाउट बचपन बड़ा शरारती होता है और बचपन में हम लोग खेलते कूदते भी थे, क्योंकि आज का जो जमाना है, आज का जमाना मतलब अभी का जो समय है, बचपन से ही सबके हाथों में मोबाइल होते हैं या घर में लैपटॉप है या आईपैड है, और जब भी खेलने की बारी आती है तो अक्सर जो बच्चे लोग हैं वो मोबाइल गेम ही खेला करते हैं या डिजिटल गेम्स ही खेला करते हैं। लेकिन हमारे समय में ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग अक्सर आउटडोर खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, भागना दौड़ना मस्ती करना ये सब चलते रहता था। अब जब आप मस्ती करोगे, भागोगे, दौड़ोगे तो आप फिजिकली फिट भी रहोगे, लेकिन साथ में ये भी होता था कि गिरते पड़ते थे तो अक्सर चोट भी लगती थी। और जब चोट लगती थी तो हमें पता है कि चोट लगने पर दो चीजें होगी, एक तो पहले घर पे मार पड़ेगी, है ना, या डांट पड़ेगी कि क्यों भागे, क्यों दौड़े। तो एक तो वो मम्मी की डांट या मम्मी की मार का भी डर होता था, लेकिन उससे ज्यादा डर होता था किसका, द टिंचर ऑफ आयोडीन का। उससे ज्यादा हमें डर लगता था टिंचर ऑफ आयोडीन का। क्यों? क्योंकि टिंचर ऑफ आयोडीन वाज इजीली अवेलेबल दैट टाइम एज कंपेयर टू द डेटॉल। डेटॉल वाज देयर बट
इसकी मार्केटिंग उस समय इंडिया में जो है उतने ब्रॉड लेवल पर नहीं थी, हर जगह आसानी से नहीं मिलता था डेटॉल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टिंचर ऑफ आयोडीन लगभग हर घर में होता था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे या क्या कहते थे जो कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते थे, वहां पर भी अक्सर जो टिंचर ऑफ आयोडीन दिया जाता था। तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन डर पे रहता। तो जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो डर का कारण था मां की पिटाई के अलावा, वो होता था टिंचर का डर, कि जब चोट पर जब टिंचर ऑफ आयोडीन लगाया जाता था तो ये बहुत ज्यादा दर्द पैदा करता था। ये दर्द ना कहना चाहिए, ये जलन पैदा करता था। एक तो वो चोट जो है, चोट की जलन या चोट का दर्द, ऊपर से टिंचर ऑफ आयोडीन जब लगाया जाता था तो टिंचर ऑफ आयोडीन लगाने का जो डर था, यानी उसमें जो जलन होती थी, वो ज्यादा तकलीफ दे लगती थी उस बचपन में। तो टिंचर ऑफ आयोडीन है, ये एक्चुअली है क्या? तो यदि हम लोग देखें तो क्या होता है, आयोडीन जो है, आयोडीन इज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल। जो आयोडीन जो है वो क्या है, आयोडीन इज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल। आयोडीन की सबसे खास बात यह है कि एक तो पहला, आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है। ये क्या है, आयोडीन क्या है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है सॉलिड होता है और इसमें मेटलिक क्लस्टर होता है। यानी यहां पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चीज आपको याद रखना है कि आयोडीन शाइन्स लाइक मेटल, ऑल्दो इट इज नॉट अ मेटल बट इट शाइन्स लाइक अ मेटल। तो यदि आपके पास में आयोडीन के क्रिस्टल से सामने यदि रख दिए जाएंगे तो उनमें जो शाइनिंग होती है, दैट इट शाइन्स लाइक व्हाट, इट शाइन्स लाइक अ मेटल। तो इसीलिए जो है कॉम्पिटिशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अपने फैमिली का, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की यदि हम लोग बात करें तो उसमें एकमात्र सॉलिड मेंबर है। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना। तो जो आयोडीन है, इसकी सबसे खास बात है कि आयोडीन इज एंटी माइक्रोबियल। और आयोडीन जो है ये लगभग सभी प्रकार के माइक्रोब्स, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे ग्राम नेगेटिव हो, चाहे फंगस हो या इवन हार्मफुल डेडली वायरसेस हो, इन्हें भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। बट आयोडीन की खास बात यह है कि दिस आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो आयोडीन है ये क्या है, आयोडीन इज इनसॉल्युबल इनटू द वाटर। अब ये आयोडीन वाटर में जब सॉल्युबल नहीं है तो फिर आप इसे अप्लाई कैसे करोगे? तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये आयोडीन जो है, दिस आयोडीन इज नॉट सॉल्युबल इनटू द वाटर, लेकिन ये जो आयोडीन है इट इज सॉल्युबल इनटू द इथेनॉल। ये क्या है, इट इज सॉल्युबल इनटू व्हाट, इट इज सॉल्युबल इनटू इथेनॉल। और जब ये इथेनॉल में सॉल्युबल है तो इथेनॉल और आयोडीन का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन है, इस टिंचर को जब आप अप्लाई करते हो ओपन वुंड पर फॉर क्लीनिंग और फॉर ड्रेसिंग पर्पसेस, तब क्या होता है, जो इथेनॉल जैसे ही हमारे उस ब्रोकन स्किन या टिश्यू या सेल के कांटेक्ट में आता है, इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग, है ना। ये क्या होगा, इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा। और जब ये इवेपोरेशन, मतलब ये जब इवेपोरेट होगा तब क्या होगा, ये हमारे स्किन से या उस टिश्यू से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें वहां पे ठंडा लगेगा। तो जो कूलनेस है, वो कूलनेस अक्सर टिंचर ऑफ आयोडीन के अप्लाई करने से जलन या दर्द जैसा या इरिटेशन जैसा महसूस होता है। तो इसीलिए जो टिंचर ऑफ जो आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन से हम लोग ज्यादा डरते थे बनिस्पत मां की डांट या मां की पिटाई से। बट एनीवे, आयोडीन ऑल्सो एक्ट्स एज ए वॉट, इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक। इसीलिए फिर बाद में क्या हुआ कि आयोडीन अभी भी यूज होता है। यदि आपने पोविडोन का नाम सुना होगा, है ना, यदि आपने पोविडोन का नाम सुना होगा तो दैट इज व्हाट, पोविडोन आयोडीन, है ना, पोविडोन। तो उसमें जो पोविडोन है उसमें जो आयोडीन टर्म है, तो जो पोविडोन आपने क्रीम सुना होगा या बीटाडीन नाम सुना होगा या सिप्लाडीन नाम सुना होगा आपने, तो जो बीटाडीन या जो सिप्लाडीन है उसमें भी आयोडीन है, लेकिन उसमें जो आयोडीन है दैट इज नॉट सॉल्युबल इनटू द इथेनॉल, दैट इज इमर्ज्ड और कॉम्प्लेक्स विद द सर्टेन काइंड ऑफ द व्हाट, सर्टेन काइंड ऑफ द पॉलीमर, है ना, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाला जो चैप्टर था 15 नंबर चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा। तो जो पोविडोन है, पोविडोन में आयोडीन को कॉम्प्लेक्स बनाकर क्रीम बनाते हैं जिसे हम लोग बीटाडीन या सिप्लाडीन कहते हैं। अब इस पोविडोन आयोडीन की सबसे खास बात यह है कि जब इसे स्किन पर अप्लाई किया जाता है, सो इट डज नॉट कंटेन इथेनॉल, तो
इस पोविडोन आयोडीन को जब आप स्किन पर या आप ओपन वुंड पर जब लगाओगे तो वो जलन या इरिटेशन या दर्द पैदा नहीं करता है। इसीलिए जो पोविडोन आयोडीन जो है या आयोडीन टिंचर है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस्ट एंटीसेप्टिक। इवन यदि कभी आप सर्जरी के वीडियोस यदि आप कभी देखेंगे तो आप देखोगे कि जब सर्जरी होती है तो वहां पर सर्जरी वाले एरिया में पूरे स्किन को जो है स्टरलाइज करने के लिए भी जो पोविडोन आयोडीन जो है, पोविडोन आयोडीन या टिंचर ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लगभग सभी प्रकार के माइक्रोब्स को किल या डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है कि दिस कैन नॉट बी टेकन इंटरनली, इसे हम लोग इंटरनली नहीं ले सकते हैं। ये इसकी एक मेजर लिमिटेशन है। तो ऑल दो जो एंटीसेप्टिक होते हैं उन्हें हम लोग इंटरनल पर्पस के लिए बनाते भी नहीं। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने एंटीसेप्टिक के बारे में समझा। अब यहां पर एक टर्म और है, डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में जब हमने चोट और ये सब चीजें लग जाती है तब हम लोग जो है डेटॉल, सेवलॉन या टिंचर ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि हम देखें कि हमारे घर में जो रोज जो सफाई होती है, क्योंकि सफाई करना बहुत जरूरी है, और खासकर उस घर में जिस घर में छोटे बच्चे हैं, यानी जो टोडलर्स है जिनकी उम्र 1-2 साल या 3 साल के आसपास है, यदि हम उनकी बात करें तो अक्सर वो जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर के आंगन में या फर्श या जो फ्लोर है उस पर ही क्या कहते हैं वो खेलते हैं। अब यदि वो जो हमारा जो फ्लोर है यदि वो प्रॉपरली क्लीन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कहीं है, आप कितनी भी साफ सफाई कर ले, यहां पे चारों तरफ, मेरे चारों तरफ भी जो एयर है यहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस फ्लोर पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यदि वो जो बच्चा यदि वहां पर फ्लोर पर खेल रहा है तो आपने देखा होगा कई बार कि वो जो बच्चा होता है, मान लो खाने की कोई चीज है वो फ्लोर पे गिर गई है, गिरने के बाद में बच्चे को नहीं समझ में आता है, उसने वही चीज उठाई और खा ली, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उस फूड के साथ में या उस चीज के साथ में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉसिबली उस बच्चे के जीआईटी में पहुंच सकते हैं और उसे बीमार कर सकते हैं, है ना। या जो खासकर जो वर्म्स होते हैं, वर्म्स के स्पोर जो है फर्श पर या मिट्टी में होते हैं, वो हमारे बॉडी में पहुंच सकते हैं और हमें बीमार पड़ सकते हैं। तो इसके लिए अक्सर आपने देखा है, या यदि हम टॉयलेट या बाथरूम की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा है कि वहां पर भी रेगुलर हमें सफाई करनी होती है। और केवल ये सफाई केवल पानी से संभव नहीं है, क्योंकि वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट बट इट इज नॉट अ डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो यदि हमें इनर्ट, इनएनिमेट ऐसी चीजें जो कि कैसी है, अजीवित है, जो कि कैसी है, इनर्ट है, जो कि कैसी है, इनएनिमेट है ना, जिनमें जान नहीं है, यदि उनकी साफ सफाई करनी है, उनको माइक्रोब से फ्री करना है, तो उनको माइक्रोब से फ्री करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। उन्हें हम लोग सिंपल या जो डेटॉल जैसे जो है इनसे हम लोग बहुत हद तक क्लीन नहीं कर सकते, या इफेक्टिवली उन्हें इफेक्टिवली क्लीन नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी हमें इनएनिमेट सब्सटेंसेस को माइक्रोब से फ्री करना है, तब जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हम लोग यूज करते हैं उन्हें हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो यह हमें याद रखना है कि इनएनिमेट सब्सटेंसेस को यदि हमें माइक्रोब से फ्री करना है तो उसके लिए जिन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर घरों में अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि आपने फिनॉल का नाम सुना होगा, है ना, फिनॉल, है ना। जो फिनॉल है यदि हम इसकी बात करें तो इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन्स फिनोलिक कंपाउंड, है ना। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना, हम सभी ने फिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, दिस इज अ फिनॉल। तो इसमें फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर सकते हैं, किल या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपने लाइजोल का नाम सुना होगा ना,
लाइजोल का नाम सुना होगा। यदि आपने इस लाइजोल की बोतल के ऊपर जो कंपोजिशन है उसमें यदि आपने पढ़ने की कोशिश की होगी तो इसमें आपको मिलेगा बेंजोकोनियम क्लोराइड, है ना, उसमें आपको मिलेगा बेंजोकोनियम क्लोराइड, है ना, उसमें आपको क्या मिलेगा, बेंजोकोनियम क्लोराइड। अब जब बेंजोकोनियम क्लोराइड की यदि हम लोग बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। अब लेकिन यहां पर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में जो मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यदि हमें लिविंग टिश्यू को माइक्रोब से फ्री करना है तो देन वी हैव टू यूज द एंटीसेप्टिक, लेकिन वो जो ओपन वुंड है उस ओपन वुंड के ऊपर वी कैन नॉट यूज फिनॉल और लाइजोल, है ना। हम ओपन वुंड पर हम लोग डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एंटीसेप्टिक केवल गेस्ट सेल यानी जो माइक्रोब्स है उसे नुकसान पहुंचाती है, होस्ट सेल यानी हमारी जो बॉडी की जो सेल्स है उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन डिसइंफेक्टेंट यदि आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए कि चोट लगी है और क्या कहते हैं डिटॉल नहीं है और गलती से यदि आपने फिनॉल है, फिनॉल को यदि वुंड पर यदि लगा दिया तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि वो माइक्रोब को तो पॉसिबली किल करेगा लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हमारी होस्ट सेल या जो चोट है उसको पहुंचाएगा, क्योंकि ये जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं दीज आर हार्मफुल फॉर द होस्ट सेल ऑल्सो। तो इसीलिए ये चीज आपको याद रखना है कि डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं इनका यूज हम लोग केवल और केवल इनएनिमेट यानी जो अजीवित या जो जिनमें जान नहीं है, केवल उन चीजों को माइक्रोब से फ्री करने के लिए करते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस जो है ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में आपको याद रखना है कि बहुत ही नटशेल में यदि हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि एंटीसेप्टिक्स आर मेंट फॉर द वायबल टिश्यू, ठीक है। दिस आर मेंट फॉर व्हाट? द वायबल टिश्यू के क्लींजिंग के लिए जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं, और इनएनिमेट सब्सटेंसेस को माइक्रो फ्री करने के लिए वी यूज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट should not be used on the living tissue because they can cause harm to a host cell, है ना। ये चीज हमें याद रखना। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में डिफरेंस देखा। इसके अलावा यदि हम लोग देखें डे टू डे लाइफ में, यदि आपने देखा होगा कि यदि आप स्विमिंग करते हैं और यदि स्विमिंग सीखने के लिए यदि आपने कोई स्विमिंग पूल यदि ज्वाइन किया होगा तो स्विमिंग पूल ज्वाइन यदि आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि उस स्विमिंग पूल में जो है रोज सभी लोग उसमें स्विमिंग सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो वाटर है वो पॉल्यूट भी होता है, गंदा भी होता है, डर्टी भी होता है, उसमें माइक्रोब्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो पानी नीट एंड क्लीन हमें दिखता है क्योंकि उस पूल के वाटर को क्या किया जाता है? रेगुलरली फिल्टर किया जाता है, रेगुलरली प्यूरिफाई किया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स या जो माइक्रोब्स है वो न रहे। और उसके लिए स्विमिंग पूल के वाटर को क्लीन करने के लिए जनरली जो है क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है। और हम जानते हैं कि जो क्लोरीन जो है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, तो ये अपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एक्शन के थ्रू लगभग सभी प्रकार के माइक्रोब्स को ये किल या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जो पूल का जो वाटर है, स्विमिंग पूल का जो वाटर है, उसकी एक पर्टिकुलर उसमें से एक आपको एक पंजेंट से उसमें से एक स्मेल कभी कभी आपको आती है। तो जो पंजेंट से जो स्मेल है दैट इज व्हाट? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरीन गैस, बिकॉज द क्लीनिंग ऑफ दैट पूल वाटर, स्विमिंग पूल वाटर इज मेंटेन्ड बाय दिस क्लोरीन। और कई बार जो है यदि आप किसी और अच्छे स्विमिंग पूल में यदि आप जाते हैं या कभी मान लो आप किसी अच्छी होटल या रिजॉर्ट में यदि आप ठहरते हैं और वहां पर यदि क्या करते हैं, वहां के स्विमिंग पूल को यदि आप यूज करते हैं तो आप देखना कि उसमें इस तरीके की पंजेंट स्मेल नहीं होती है, बिकॉज जनरली वो लोग जो है वो ओजोन गैस है ना, जो ओजोन गैस जो है इस ओजोन गैस का यूज करते हैं फॉर द क्लींजिंग of that kind of the swimming pool। तो जो ओजोन है that is also very good what? That is also very good
डिसइंफेक्टेंट। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने जो है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ा। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तीनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना है। एंटी माइक्रोबियल या जिसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, सेकंड इज एंटीसेप्टिक एंड थर्ड इज अ डिसइंफेक्टेंट। तीनों का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन एंटीबायोटिक आर मींट फॉर द इंटरनल यूज ओनली, एंटीसेप्टिक आर meant for what living tissue but apply external only, है ना, and disinfectant are meant for to disinfect what inanimate objects. Disinfectant cannot be used for external as well as internal use। तो ये चीजें आपको याद रखनी। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पढ़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं अरे छोटे, आज तो तू पढ़ाई कर रहा है? हाँ यार, एग्जाम आ गए मेरे। अच्छा, तो तू ये बता, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत सिंपल है, बंदर। अबे तूने किताब में से देखकर बताया। नहीं बड़े, मैंने तो तुझको देख के बताया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, यदि हम बात करें तो 20th सेंचुरी में जो है एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए, और जब से एंटीबायोटिक जब डिस्कवर हुए थे तो एंटीबायोटिक्स के यूज के कारण जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गई, लगभग डबल हो गई। यानी द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, लगभग डबल हो गया। और एक तो चांसेस डबल हो गए, देन जो फैसिलिटीज हमारे चारों तरफ जो पिछले 40-50 सालों में डेवलप हुई है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे केमिकल हो, चाहे लाइफस्टाइल में जो हमारे जो चेंज आया है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। और किसी भी कंट्री के लिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब हम लोग जो है 6 अरब से 6.5 अरब के आसपास मानते हैं, है ना, जिसमें से करीब करीब जो है नंबर 1 चाइना है और नंबर 2 में वी इंडियंस आर, है ना। तो इस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। एरिया वाइज जो इंडिया का जो एरिया है उसके कंपैरिजन में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती है कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है हमें उन्हें भी बढ़ाना होता है फॉर द प्रोवाइडिंग गुड फूड एंड गुड लाइफ टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप भी अपने चारों तरफ यदि देखें तो ऐसी फैमिलीज जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है उनका लाइफ स्टाइल, और ऐसी फैमिलीज जिनमें लिमिटेड चिल्ड्रन है या लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लाइफ स्टाइल में जो है आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कम पॉपुलेशन या ऐसी फैमिलीज जिनमें चिल्ड्रन 1 या 2 है, उन्हें पेरेंट्स बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर यदि ऐसे फैमिलीज जहां पर जो चिल्ड्रंस है या जो किड्स है वो 2 से ज्यादा है, तो वहां पर आप यदि कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं जो है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को मिलने वाली फैसिलिटीज में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से ईच एंड एवरी फैमिली मैन या इंडिविजुअल जो है इसको कैसे अचीव कर सकता है। तो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द ड्रग्स जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना। तो ऐसी ड्रग जो टू किड्स
या 2 इश्यूज या 2 बच्चों में गैप, सुटेबल गैप को मेंटेन करने के लिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जिन ड्रग्स या जिन मेडिसिन का यूज किया जाता है उन्हें हम लोग एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। अब यहां पर एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कैसे काम करती है उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पार्ट है लेकिन कॉमन है, तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कभी मतलब उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी इसे समझने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है that has a very specific and specialized organ, we call it a ovary, है ना। The female has a one pair of ovary और इस ovary से जो है each and every month alternately with the both ovaries egg या जिसे हम लोग ovum कहते हैं ये ovum प्रोड्यूस होता है ना। This ovum is being produced by the ovary every month alternately। तो इस तरीके से हर महीने एक ओवम प्रोड्यूस होता है एंड ये जो ओवम है इसका प्रोडक्शन और इसके मैच्योरिटी और फर्टिलाइजेशन इन दोनों को कंट्रोल करते हैं 2 हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके तो यहां पर यदि हम लोग समझे तो इस ओवम के डेवलपमेंट और ओवुलेशन के लिए यानी एग फॉर्मेशन होकर रिलीज होने के लिए एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन इस एग के फॉर्मुलेशन मतलब इस एग के डेवलपमेंट और ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। यानी हमें यहां पर क्या पता चल रहा है कि एस्ट्रोजन है इट सपोर्ट्स व्हाट, एस्ट्रोजन सपोर्ट्स ओवम फॉर्मुलेशन एंड द ओवुलेशन। वहीं पर जो प्रोजेस्टेरॉन जो है प्रोजेस्टेरॉन वी कैन से दैट इट डज नॉट सपोर्ट ओवुलेशन और इट इनहिबिट ओवुलेशन। तो इस तरीके से यदि हम फीमेल को प्रोजेस्टेरॉन जैसी कोई ड्रग यदि दे तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन जैसी जो ड्रग होगी ये क्या करेगी, ये एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम करेगी यानी ओवम के डेवलपमेंट और जो हम जिसे हम कह सकते हैं कि ओवुलेशन जो है ओवुलेशन नहीं होगा और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो आफ्टर कपुलेशन दिस स्पर्म विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज दिस एग और जब वहां पर एग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी और इस तरीके से जो है 2 किड्स या 2 इश्यूज में जो है सही मार्जिन मेंटेन किया जा सकता है या ऐसे कपल जो नेक्स्ट किड नहीं चाहते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ हैविंग अ हेल्दी मैरिटल लाइफ के साथ साथ जो है आसानी से पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमें ध्यान रखना है कि जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है जनरली दोज आर व्हाट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर द जनरली प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। और कैसे प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव होते हैं, दीज आर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। तो हम यहां पर यदि हमें एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आर synthetic, these are synthetic progesterone, these are synthetic progesterone derivatives that are more potent than natural progesterone and inhibit ovulation and in such way they
एक्ट एज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इस तरीके से जो बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत एडवांस और सेफ मॉलिक्यूल अभी जो है मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो सिलेबस में जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव जो ड्रग है उसका नाम जो है वो है नॉरएथिंड्रोन, है ना। तो जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव ड्रग है उसका नाम है नॉरएथिंड्रोन, है ना। ये जो नॉरएथिंड्रोन है, दिस नॉरएथिंड्रोन इज अ प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव ड्रग। इसके साथ साथ यदि हम केवल प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव ड्रग्स को यदि हम लोग दे तो कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए जो है आजकल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जाती है। तो ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में जो ड्रग दी जाती है, उस ड्रग का ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं एथिनिल एस्ट्राडायोल, है ना। तो इस तरीके से एथिनिल एस्ट्राडायोन, है ना, जो एथिनिल एस्ट्राडायोन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग है एंड इट कंटेन्स बोथ डेरिवेटिव, मीन द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव एंड एज वेल एज द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। तो इस तरीके से विद द यूज ऑफ दीज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, हम लोग जो है एंटी फर्टिलिटी एक्शन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरीके से जो है हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी सी द इंटेक्स क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि स्लीपलेसनेस जो है, जिसे हम लोग इंसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। बट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें इन पिल्स को, स्लीपिंग पिल्स को विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऐसा हो सकता है कि स्लीपिंग पिल्स कंटेन्स sleeping pill contains barbiturate or benzodiazepam derivatives. Okay, sleeping pills contain barbiturate or benzodiazepam derivatives. These drugs are potent drug. Any excess amount of drug may cause, any excess amount of the drug may cause CNS depression and can cause death. That's why स्लीपिंग पिल को विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन या विदाउट फिजिशियन के कंसल्टेंट के हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्लीपिंग पिल होती है उनमें जनरली बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपाम के डेरिवेटिव्स होते हैं और ये पोटेंट है। पोटेंट ड्रग का कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो ड्रग या मेडिसिन होती है, क्या होता है, इनकी कम डोज ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो यदि गलती से भी थोड़ी सी भी डोज यदि ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, जो है सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा और सीएनएस के डिप्रेस होते से ही ऐसे पेशेंट का हार्ट रेट कम होना चालू हो जाएगा
ब्रीदिंग रेट कम होना चालू हो जाएगा और सही समय पर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ऑन विच स्टेटमेंट इट इज सेड दैट रेनिटिडिन इज अ एंटासिड। तो हम जानते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, रेनिटिडिन is antihistaminic. रेनिटिडिन इज एंटीहिस्टामिनिक। ओके, जो रेनिटिडिन है वो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो रेनिटिडिन है वो जो है एसिडिटी यानी हाइपर एसिडिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो Ranitidine is an antihistaminic, but it produces what? It produces antacid-like effect. So, इसे जो है हम लोग ड्रग एक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग के बेसिस पर हम इसे एंटासिड कह सकते हैं। तो हम यहां पे इसको क्या आंसर कर सकते हैं कि रेनिटिडिन इज अ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, बट it is used to treat hyperacidity. So on the basis of action of the drug, Ranitidine is called antacid. ओके, कि इसके ड्रग एक्शन जो है, द एक्शन ऑफ द ड्रग के बेसिस पर हम इसे एंटासिड कह सकते हैं।